हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। देखिए फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है यह 3 मार्च से आपकी स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर आपके लिए प्रैक्टिस सेट लगातार उपलब्ध करवाए जाएंगे और प्रतिदिन प्रति प्रैक्टिस में आपको कुल मिला के 20 प्रश्न मिलेंगे। इस प्रकार से अगले अगर 50 दिनों तक हम 20 प्रश्नों को देखेंगे तो कुल मिला के 1000 प्रश्न हम तैयार करेंगे। ये प्रश्न PYQ पर भी आधारित होंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर जो प्रश्न पूछे गए थे वो प्रश्न होंगे, प्लस आपका जो सिलेबस है उसके मुताबिक हम कुछ नए प्रश्नों को शामिल करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब तक हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो उसको आप लोग जाके चेक कर लीजिए और सभी प्रैक्टिस सेट आप लोग लगा लीजिए ताकि कुछ भी छूटने ना पाए। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। ज्योतिबा फुले संबंधित थे किससे? ये प्रश्न यूपीपीसीएस 2022 में पूछा गया प्रश्न था और आज के इस टेस्ट में हम लोग इतिहास के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले किससे संबंधित थे? देखो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा जाति विरोधी आंदोलन से, दैट इज ऑप्शन सी। तो महात्मा ज्योतिबा गोविंदराव फुले, ये इनका पूरा नाम था। 11 अप्रैल 1827 में इनका जन्म हुआ और 28 नवंबर 1890 में इनकी डेथ हो गई। देखो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो दो चीज़ें ध्यान रखिएगा। पहली बात तो ये कि आपको कुछ फैक्ट बार बार रटने होंगे। दूसरी बात, कुछ थियरीज हैं जिनको आपको समझना होगा। अगर ये दोनों काम आप कर पाते हैं तो निश्चित रूप से कोई भी परीक्षा होगी उसको आप क्रैक कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर याद रखना कि एक सत्य शोधक समाज नामक संस्थान बनाया गया था और इसकी स्थापना भी किसने की थी? ज्योतिबा फुले जी ने ही की थी। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कई बार तो ऐसा होता है कि सेम ईयर में ये प्रश्न 2 बार रिपीट होता है। मतलब पहला तो ये पूछा जाएगा कि ज्योतिबा फुले किससे संबंधित थे, फिर ये भी पूछा जा सकता है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। खैर, आगे देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, ये भवन और महलों के नाम हैं और आगे उनके जो निर्माण करता है उससे आपको इन्हें मैच करवाना है कि सुल्तानगढ़ी को किसने बनवाया था। तो आप जानते ही हैं कि सुल्तानगढ़ी को बनवाया था किसने? इल्तुतमिश ने बनवाया था। लाल महल को किसने बनवाया था? तो बलबन ने। जमात खाना मस्जिद ये बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और 2.5 दिन का झोपड़ा ये बनवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे तो सुल्तानगढ़ी को 1231 में बनवाया था इल्तुतमिश ने और इस प्रकार से ये आपका सुमेल है। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प मैच हो रहा है वो कौन सा है? सुल्तानगढ़ी लाल महल, यानी कि 3, 4, 1, 2। तो ये आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? शक विजय के संदर्भ में सबसे प्रबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं, ये कथन सही है। और इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी, ये कथन भी सही है। यानी कि यहाँ पर दोनों के दोनों कथन यहाँ पर करेक्ट हैं। तो आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, देखो फ्रेंड्स, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस की तो कम से कम पिछले 6 महीने का जो करंट अफेयर है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने करंट अफेयर का नोट्स तैयार नहीं किया है, आप मैगज़ीन लेते हैं, तो यकीन मानिए कि मैगज़ीन से आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर देंगे क्योंकि समझ में नहीं आता है क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें। तो यहाँ पर आपको जो है हर महीने की एक हैंडमेड PDF मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। मतलब मटेरियल मैंने खुद से टाइप किया हुआ है और टाइप इसलिए किया है ताकि आपको अक्षर जो है वो स्पष्ट दिखाई दें। तो यहाँ पर आप फरवरी से लेकर लास्ट, चाहे जब तक का चाहें, 6 महीने 12 महीने, चाहे जब तक का चाहें, आप उसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और ये आपके लिए निहायत ही ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए तथा कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऐसे प्रश्न यूपीपीसीएस बहुत बार पूछता है। तो यहाँ पर देखो, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? चिटगांव शस्त्रागार छापा कब मारा गया? बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना कब हुई? और केंद्रीय असेंबली कांड कब हुआ? इनके सन आपको रट लेने हैं, तभी आप इनको कालक्रमानुसार इन्हें व्यवस्थित कर पाएंगे। फिलहाल फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि गदर पार्टी की स्थापना होती है 1913 में। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग कमेटी की स्थापना होती है
कहाँ पर? बर्लिन में 1915 में। केंद्रीय असेंबली कांड होता है 1929 में, और चिटगांव शस्त्रागार छापा होता है 1930 में। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले कौन सी घटना घटती है? गदर पार्टी की स्थापना होती है 1913 में, यानी कि आपका विकल्प एक सही होगा। इसके बाद फिर जो अगली घटना घटी थी वो कौन सी थी? तो दोस्तों अगली घटना है 1915 वाली, केंद्रीय असेंबली कांड, यानी कि एक के बाद आपका 4 सही होगा। देन आफ्टर केंद्रीय असेंबली कांड 1929 में, ये आपका हो जाएगा केंद्रीय असेंबली कांड। ये कब हुआ? ये 1929 में हुआ। और लास्ट में आएगा आपका चिटगांव शस्त्रागार। ठीक है, तो आपका क्या यहाँ पर मैच हो रहा है? और आपका उत्तर बनेगा ऑप्शन बी, 1 3 4 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ जिसका नाम है सुक सप्तति, तो सुक सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम रखा था तुतीनामा। तो तुतीनामा के लेखक कौन है? इनका नाम याद रखना, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी। ये प्रश्न पूछा गया था तो पूछा भी जा सकता है, इस साल भी रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन, इनको आपको रटना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, यानी कि 12वां शिलालेख। देखो फ्रेंड्स, अशोक के कुल कितने शिलालेख हैं? तो यहाँ पर आपको जो है पूरी लिस्ट मैंने दे दी है। तो जो 12वां शिलालेख है उसमें लिखा गया है कि किसी को भी अकारण अपने धर्म की बढ़ाई, दूसरे धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए, एक न एक कारण से सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका 12वां शिलालेख है वही प्रासंगिक है। अशोक के कुल कितने शिलालेख हैं? तो 14 शिलालेख हैं। उसके बारे में अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट करके पूरी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। रणथंभौर की विजय, गुजरात की विजय, वारंगल की विजय और चित्तौड़ की विजय। देखो फ्रेंड्स, इसका जो सही कालक्रम है वो इस प्रकार से है। रणथंभौर की विजय हुई थी 1301 में, गुजरात विजय 1297 में, वारंगल विजय 1309 में, और चित्तौड़ विजय 1313 में। तो सबसे पहले आएगा आपका गुजरात विजय, यानी कि इसका जो विकल्प सी है वही सही होगा, क्योंकि गुजरात विजय सबसे पहले 1297 में, और 2 किसी में भी पहले नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार से एलिमिनेशन मेथड से आप इन प्रश्नों को हल करेंगे एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मुदकी का युद्ध, पोर्टो नोवो का युद्ध, सकरखेड़ा का युद्ध और बेदारा का युद्ध। तो यहाँ पर इन घटनाओं पर आपको ये देखना है कि ये घटनाएं कब हुई थी। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि मुदकी का युद्ध ये पंजाब में हुआ था, अंग्रेज और सिखों के बीच में, जिसमें अंग्रेज विजयी रहे थे। यह युद्ध 1845 में लड़ा गया था। पोर्टो नोवो का युद्ध मैसूर में हुआ, हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य, इसमें हैदर अली विजयी हुआ। यह युद्ध 1781 में लड़ा गया। नेक्स्ट है सकरखेड़ा का युद्ध, बरार में लड़ा गया था 1724 में। और देखो बेदारा का युद्ध अंग्रेजों और डचों के बीच वर्चस्व को स्थापित करने के लिए लड़ा गया था। कब? 1759 में। तो इसमें सबसे पहले लड़ा गया था सकरखेड़ा का युद्ध। ठीक है, ये आपका 3 पहले आएगा। इसके बाद दूसरे स्थान पर आता है आपका 1724 के बाद आ जाएगा 1759, यानी कि बेदारा के युद्ध। तो 3 के बाद 4 बनेगा। उसके बाद फिर 1781, यानी कि पोर्टो नोवो का युद्ध, और फिर 1। तो 3 4 2 1 ये आपके अगर ऑप्शन में हैं तो इन्हीं को आप सेलेक्ट करेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो बस इतना याद रखना कि अगर नाव का जिक्र आता है तो ये मिलेगा आपको लोथल, गुजरात में। तो बस लोथल का जिक्र यहाँ पर सिर्फ एक विकल्प में है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो सही जवाब ऑप्शन सी बनेगा। निम्नलिखित में किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? ये प्रश्न जब पूछा गया था एग्जाम में तो काफ़ी घुमाया था इस प्रश्न ने, क्योंकि अगर आप नेट पर अब सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, और वो भी यूपी PCS 2022 के संदर्भ में ही मिलेगा। एग्जैक्टली ये जो आर्यक स्तंभ है इसके बारे में जानकारी बहुत कम किताबों में थी, और इंटरनेट पर तो थी ही नहीं, मुझे याद आ रहा है। फिलहाल याद रखना कि ये जो आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं थी वो अमरावती से प्राप्त हुई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट था, और यही उत्तर जो था यूपी PSC ने भी माना था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था?
आसान प्रश्न था, लेकिन कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, ये तो आपको पता ही है, 13 अप्रैल 1919 को। किसके विरोध में, तो ये भी आप जानते हैं, रॉलेट एक्ट के विरोध में। क्यों हुआ था, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने एक फरमान जारी किया कि 3 से अधिक लोग कहीं पर एकत्रित नहीं होंगे। लेकिन इस घोषणा से अनजान कुछ लोगों ने एक शांतिपूर्ण सभा रखी थी जलियांवाला बाग में, और वहाँ पर जनरल डायर ने पहुंचकर भीषण जो है नरसंहार किया था। और आगे चलकर ऊधम सिंह ने 1940 में उसे लंदन में जाके गोली मार दी थी। तो ये घटना 13 अप्रैल 1919 की है। और ये भी याद रखना कि इसी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस की। वायसराय की कार्यकारिणी के भारतीय सदस्य शंकर राम नागर ने कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। और इसी के साथ जो असहयोग आंदोलन था उसको जो है स्थगित कर दिया था किसने, महात्मा गांधी ने। तो ये भी आपको याद रखना होगा। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा ये कब हुई थी दोस्तों, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे, जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था। ये प्रश्न भी पूछ लिया गया, मैंने आप लोगों से कहा था कि ऐसे प्रश्न आते हैं। तो इसका उत्तर पहले ही मैं बता चुका हूँ, ज्योतिबा फुले है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ईशा वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख करेक्ट है, ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख सही है, जीवित गुप्ता द्वितीय दैव वर्णार्क अभिलेख ये भी सही है। मतलब यहाँ पर एक सुमेलित नहीं है, तो ये ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे। देखो फ्रेंड्स, ये जो जैता और कुंभा थे ये वाकई इतने बहादुर थे कि शेरशाह घबरा गया था। शेरशाह ने इन दोनों की वीरता से प्रभावित होकर ये कहा था कि अरे मैं तो एक मुट्ठी भर बाजरे, मतलब मैं बहुत कम के चक्कर में अपना सब कुछ गंवा बैठता। इतने बहादुर थे ये लोग। और उस युद्ध को शेरशाह ने छल से जीता था, बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से महाभारत में जब द्रोणाचार्य को मारना हुआ तो थोड़ा सा छल का सहारा लिया गया, उसी प्रकार से शेरशाह ने क्या वहाँ पर अफवाह फैलाई। शेरशाह ने अफवाह फैला दी थी कि आपके राजा मारे गए, और उसके बाद जो राजा थे वो वापस लौट आए, क्योंकि उन्हें बताना था कि हम मारे नहीं गए हैं। लेकिन उसके बावजूद जैता और कुंपा लड़ते रहे और शेरशाह की एक बड़ी सेना को उन्होंने पराजित किया था। यह युद्ध गिरी सुमेर युद्ध के नाम से जाना जाता है। और शेरशाह का यह जो कथन है इसी युद्ध के दौरान आया था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की सल्तनत खो बैठता। तो ये जरूर रट लेना। और जो शासक थे उस समय उनका नाम था राव मालदेव, और ये युद्ध कब हुआ था, 1544 में हुआ था। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं अगर आपको पढ़नी है नेट पर बस इतना सर्च करना जैता और कुंपा, आपको सब कुछ पता चलेगा और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देवराय की लड़ाई, बनारस के पास सूजा की पराजय, सामूगढ़ का युद्ध और धर्मत का युद्ध। तो औरंगजेब जो था वो अपने भाइयों से जीवन भर लड़ाई लड़ता रहा, और वो भी किस लिए, उत्तराधिकार के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो देवराई की लड़ाई 12 से 14 अप्रैल 1659 में होती है, लेकिन उसके पहले सूजा की पराजय हो चुकी थी फरवरी 1658 में। देखो यहाँ पर सूजा की पराजय होती है फरवरी 1658 में। इसके बाद फिर युद्ध होता है धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 में। ठीक है, फरवरी के बाद अप्रैल में एक लड़ाई फिर होती है, और उसके बाद फिर सामूगढ़ की लड़ाई होती है मई में। अप्रैल के बाद मई अगले महीने सामूगढ़ की लड़ाई भी होती है, और देवराई की लड़ाई भी लड़ी जाती है फिर नेक्स्ट ईयर 12 से 14 अप्रैल 1659 में। तो लड़ाइयाँ होती रहती थी, और आपको क्या करना है, बस इनको याद रखना है। कौन सा सुमेलित नहीं है, रागमाला पुंडरीक विट्ठल ने लिखा है, सही है। रस कौमुदी श्रीकंठ ने लिखा है, राग विबोध सोमनाथ ने, चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकट रमन ने लिखा है। तो सभी यहाँ पर सुमेलित हैं। आपका उत्तर क्या बनेगा, ऑप्शन ई बनेगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। समाचार पत्र और उनके प्रकाशन का स्थान, स्वदेश, भारत बंधु, सत्यवादी और शक्ति। प्रकाशन स्थान का नाम दिया गया है, आपको मैच कराना है। तो मैच इस प्रकार से होगा, स्वदेश जो है यह प्रकाशित होता था आपके गोरखपुर से, यानी कि ए का यहाँ पर 4 सही है। इसके बाद भारत बंधु ये प्रकाशित होता था कहाँ से, हाथरस से, तो बी का बनेगा आपका 3, ये भी सही है। सत्यवादी आगरा से,
तो इसका मतलब सी का ऑप्शन 1 सही है और डी का 2 सही है। शक्ति ये अल्मोड़ा से प्रकाशित होता था। तो ये जो पत्रिकाएं हैं इनको रट लेना, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और देखो अगर आप रट नहीं पाओगे ना तो एग्ज़ाम में सारे प्रश्नों को नहीं कर पाओगे। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि प्रतिदिन आइए पढ़िए, ठीक है, और उनको रटिए। रटते रटते कुछ चीज़ें आपको ऐसी दिमाग में आ जाएंगी कि भूलेंगी नहीं। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कवींद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? तो शाहजहां ने किया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। और उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे। तो इनका नाम था वेब मिलर। क्या नाम था? वेब मिलर। तो अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर द्वारा रिकॉर्ड की गई इस घटना ने भारत में ब्रिटिश नीति के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश पैदा किया था। और धरसना सत्याग्रह मई 1930 में औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश नमक कर के खिलाफ एक विद्रोह था या विरोध था। और दांडी के नमक मार्च के समापन के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अगले विरोध के रूप में गुजरात में धरसना साल्ट वर्क्स की अहिंसक छापेमारी को चुना था। और गांधी जी को 21 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद सरोजिनी नायडू ने बम्बई से लगभग 150 मील उत्तर में धरसाना साल्ट वर्क्स पर 2500 मार्च का नेतृत्व किया था। तो फ्रेंड्स ये कुछ प्रश्न थे जो कि यूपीपीसीएस की परीक्षा में पूछे गए थे और आगे ये सीरीज चलती रहेगी। मैं यहाँ पर टॉपिक वाइज आप लोगों को जो प्रश्न हैं वो उपलब्ध कराता रहूँगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। अब आपके लिए एक प्रश्न है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द काकोरी ट्रेन एक्शन? तो काकोरी ट्रेन एक्शन से कौन ऐसा है जो कि संबंधित नहीं है? ये आपके ऑप्शन में है और यहाँ पर आपको बताना है नीचे कमेंट करके। तो हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो इसे लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास कर सकें, वो भी बिल्कुल फ्री में। थैंक यू सो मच।